चलो ओके काट दें। ठीक। हेलो जी, क्या हाल है सभी के? ठीक है, ठीक है। सो विल बी स्टार्टिंग टुडे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, पहले ये दो टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं और उसको कवर करने के बाद हम देखते हैं आगे, अगर मतलब इस वाले समय में मिल जाता है तो हम करंट डेंसिटी को भी कवर कर लेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद रेजिस्टेंस फर्स्ट। हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा और ओम्स लॉ में हमने देखा एक टर्म आया रेजिस्टेंस, राइट। तो ये है क्या? शब्द के से ही देखें हम तो इसका मतलब है कि रुकावट है, राइट। तो ये किस चीज का रुकावट है? जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ इसका एल है और आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ में, ठीक है जी, है ना। ठीक, जैसे ही आप इस स्विच को जो यहां पे मैं लगा देता हूं, इसको आप ऑन करते हो तो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। और ऐसा इसलिए फ्लो होता है क्योंकि अंदर उल्टे दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे थे और जितनी सफाई से आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं एक छोटा सा पार्ट इसका कंसीडर करूं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर मतलब जैसे हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये हाई टू लो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सेलरेट करेगा बाय अ फोर्स ई बाय एम, ठीक। और एक और इस तरफ इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा जिसकी वजह से ये कहीं ऐसा जाएगा, राइट, इस तरफ। लेकिन ऐसा जाते समय क्या करेगा ये यहां पर किसी पॉजिटिव आयन या और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएगा, ठीक। तो हम कह तो रहे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, लेकिन जाते समय ये पॉजिटिव आयन या किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेगा, इधर कोलाइजन होगा इसका। सो ये जो कोलाइजन हो रहा है उस समय ये इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी यहां पे लूज कर देगा, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा हुआ है तो ये फिर से एक्सेलरेट करेगा। हर कोलाइजन पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो अपनी एनर्जी लूज करता है और वापस नई शुरुआत करता है। इसका मतलब यह है कि जितनी बार कोलाइजन होगा उतनी बार इस इलेक्ट्रॉन को, उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल में की तरफ मूव करने में दिक्कत आएगी। ये जो हिंड्रेंस हो रहा है कोलाइजन की वजह से, यही रेजिस्टेंस है। जाहिर सी बात है, ये कंडक्टर जितना ज्यादा ऐसे लंबा होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते समय जितना ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जितना ज्यादा होगा, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम डिफाइन कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। ये जो हमने बात पढ़ लिया या समझ लिया, इसके मद्देनजर हम रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सो रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ current inside the conductor. How it is opposing? Due to the collision. जितना ज्यादा कोलाइजन उतना ज्यादा अपोजिशन। हमने देखा लेंथ बढ़ेगा, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी घटेगी। बहुत सिंपल, ठीक। सो रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज
the property of conductor, property of conductor, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, by virtue of which it opposes the flow of current inside the conductor, inside the conductor. ठीक है सर, समझ में आ गया? इसको हम पूरा लिख देते हैं, कंडक्टर. So resistance can be defined as the property of conductor by which it opposes the flow of current inside the conductor. Right? Now this resistance, हमें ऐसा देख के लग रहा है कि यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो resistance है it is directly proportional to length and this resistance is inversely proportional to cross sectional area. ठीक है? लेंथ क्या है? लेंथ कंडक्टर का वो डायमेंशन है जिसके पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया है जिसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो हो रहा है. इसको हम यहां पर समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर इस प्रकार का है, ऐसा, और ये ऐसा फ्लो हो रहा है करंट ऊपर से नीचे, और अगर ये डायमेंशन ए है और ये चौड़ाई बी है और ये वाला सी है ऐसे, तो यहां पर लेंथ का मतलब हो जाएगा ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हो जाएगा बी इंटू सी. मतलब इस जगह के लिए देखूं तो यहां पर लेंथ को हम, मतलब इस कंडक्टर के लिए देखा जाए तो लेंथ क्या हो जाएगा सर? लेंथ हो जाएगा ए एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा बी इंटू सी. राइट? सो लेंथ होता है जिसके पैरेलल करंट फ्लो होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है जिस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है करंट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. राइट? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली हमने समझा तो हमें पकड़ में आ गया कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस, व्हाई रेजिस्टेंस इज अराइजिंग, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड रेजिस्टेंस. सो हमने देखा दैट इज कोलाइजन. व्हाट इज द कॉज व्हिच इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ electron towards the positive terminal of the conductor? It is the collision of the electron with the electron itself or with some positive ions present into the material, or sorry, a conductor. Right? So जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करना पड़ेगा. जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करना है. ठीक है, और उतना ज्यादा कोलाइजन होगा तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना वो कम टकराएगा, कोलिजन कम होगा. जितना कम कोलिजन उतना कम रेजिस्टेंस. तो हमने यहाँ पर बता दिया ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक, यहां तक समझ आया? अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए जो कांस्टेंट यूज हुआ है ये है रेजिस्टिविटी. या इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है सर? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ओम. ठीक है, जिसको आप वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं. क्लियर? और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि रो का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं. यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. तो अगर हम रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से हम निकाल लेते हैं. सिंस रो इज इक्वल्स टू, यहां से रो निकालिए तो आर इंटू ए ओवर एल. सो आर इंटू ए ओवर एल. सो आर हो गया ओम, ए हो गया मीटर स्क्वायर और एल हो गया मीटर. कैंसिल. सो ओम इंटू मीटर. सो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? ओम इंटू मीटर. सो एसआई यूनिट ऑफ in terms of SI unit. Okay, so SI unit
ऑफ रो हो जाएगा हमारे पास ओम मीटर। ठीक, क्लियर है? इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। दो छोटी छोटी बातें और, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को बोला जाता है कंडक्टेंस, इज नोन एज कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, यानी कि 1/r। ठीक है, इसको पलट दो तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ जी, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी कितना हो जाएगा जी? ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी हो जाएगा पर ओम। ऐसा या ऐसा, या इसको उल्टा लिख दो मो या सीमेंस। ठीक है, ये ऐसा यूनिट ऑफ जी हो गया। और उसी प्रकार से हमारे पास एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी, राइट। सो कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। एंड कंडक्टिविटी क्या हो गया जी? कंडक्टिविटी हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज 1/रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज 1/रो। सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा? देखो, एसआई यूनिट ऑफ रो क्या है? ओम मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर या मो पर मीटर और मो पर मीटर। ठीक है, मो पर मीटर। इतना समझ आ गया? चलिए एक एक करके जरा इनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लें। डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लें, फिर आगे हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, डायमेंशनली देखो, सिंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना, ये वाला। अभी रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले से, क्योंकि रेजिस्टिविटी का भी निकालना है, तो पहले हम इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, सो हमने इसको लिख दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू करंट। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं। करंट को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट को हम डिफाइन करते हैं सिंस I को हम डिफाइन करते हैं Q/T। ठीक है, अब जो I होता है वो फंडामेंटल है। ठीक है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है, T फंडामेंटल है। तो Q को हम I इंटू टी यहां पर लिख देंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W/I इंटू टी इंटू आई। ये हो जाएगा W/I² इंटू टी। नाउ W क्या होता है अगर डायमेंशनली देखा जाए? सो डायमेंशनली अब लिख लेते हैं, ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखे हमने। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T-2। ठीक है, ये मेरे ख्याल से याद होगा आपको। नहीं याद होगा तो कैसे निकलता है? कैसे निकलता है वर्क डन का डायमेंशन? फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे करके। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। m के लिए लिख दो आप m, एक्सेलरेशन के लिख दो आप L-2 और x के लिए लिख दो L। तो ये जाएगा mL²T-2। ठीक है, तो याद भी रखना अपने को। तो वर्क डन के लिए क्या लिख लिया हम लोगों ने? mL²T-2 ओवर I², दैट इज A²। I मतलब करंट। तो करंट का जो डायमेंशनल सिंबल होता है उसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और T के लिए कैपिटल T। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस डायमेंशनल कितना हो जाएगा? mL²। ठीक है, और ये A² ऊपर चला गया तो A⁻², और ये T ऊपर चला गया तो T⁻³ ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अभी रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो ओम का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है,
और मीटर एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब डायमेंशनली, ओके, डायमेंशनली ओम मीटर होता है। सो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू डायमेंशन ऑफ लेंथ, है ना। फॉर्मूला यहां से है, ये अलग है, बट डायमेंशनली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास एम एल स्क्वायर ए माइनस 2 और टी माइनस 3, और ये वाला एल मिलके यहाँ पे क्या हो गया L3। ठीक, ये समझ आ गया। अब इसी प्रकार से हमें ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया। अब धीरे धीरे जी का निकाल लेते हैं। जी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी क्या होगा, वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो जो भी रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना हो जाएगा ये m माइनस 1 L माइनस 2 A2 T3। ठीक है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से सिग्मा यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दो सर, m माइनस 1 L माइनस 3 A प्लस 2 T प्लस 3। ठीक है सर, तो ये हमें समझ में आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो हमें यहाँ पर एक चीज और समझ में आया कि जैसे हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं ना रो L बाय A, ठीक, ठीक है, तो ये तो डायमेंशंस हैं लेंथ और A, और ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। रो को कैसे डिफाइन करेंगे, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक resistance can be defined as the property of material, property of material, it is defined as the property। जैसे resistance क्या था, property of conductor, ओके, डायमेंशन बदलोगे कंडक्टर का तो वो बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सिल्वर ले लोगे तो सिल्वर का कोई भी कंडक्टर ले लो, ठीक है ना, मतलब उसका साइज कुछ भी ले लो, डायमेंशन कुछ भी ले लो, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। ठीक है, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट क्रिएट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। हमें इतना समझ आया, ठीक है, मतलब कि मटेरियल का प्रॉपर्टी। एक और तरीका इसको डिफाइन करने का, यहीं से आप रो की वैल्यू निकाल लो, यहां लिख देते हैं, और रो इज इक्वल्स टू R टाइम्स A ओवर L। देखो रो निकालना चाहिए R टाइम्स A ओवर L, ठीक है। नाउ इफ वी टेक अ क्यूब, अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा क्यूब ले लेते हैं हम, ठीक है। सो इफ दिस अ क्यूब, इसका ये लेंथ भी 1 मीटर है, ये ब्रेड भी 1 मीटर है, और हाइट भी 1 मीटर है, ठीक है, और से करंट ऐसे फ्लो रहा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्लियर। सो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, हम यहां पर ना ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस R, ठीक है,
इंटू 1 मीटर स्क्वायर ओवर 1 मीटर, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस किस में आएगा, ओम में आएगा। तो ये आ जाएगा 1 मीटर से मीटर कैंसिल, आर ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ओम मीटर। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्यूब हो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 हो, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो उस क्यूब के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। सो दिस रो इज डिफाइंड एज, सो हम लिख सकते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ अ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल। देखो ये न्यूमेरिकली इक्वल है, इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग होंगे। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the resistivity of a cube is numerically equal to the resistance of a cube of unit dimension, ठीक है। एक हमने क्यूब लिया है जिसका डायमेंशन कैसा है, 1 1 1, तो जो रेजिस्टिविटी आएगा उसके रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा न्यूमेरिकली। So resistivity of a cube is numerically equal to the resistance of a cube of unit dimension। शर्त है यहाँ पे provided current must flow perpendicular to its cross section, है ना। मतलब ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फ्लो होना चाहिए करंट, ये शर्त है, तब जाकर के ये वाली बात सही हो पाएगी। कौन सी वाली बात, कि रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब ऑफ यूनिट डायमेंशन, राइट। शर्त ये है द करंट मस्ट फ्लो परपेंडिकुलर टू द गिवन क्रॉस सेक्शंस, राइट। यहां तक हमें समझ में आया। थोड़ा छोटा छोटा दिमाग चला लें हम, थोड़ा सा इस पे दिमाग चला लें, छोटा सा इस वाले फॉर्मूले पे एग्जाम्पल्स छोटे छोटे से। तो रेजिस्टेंस रो टाइम्स एल बाई ए, ओके। छोटे से 2-3 क्वेश्चंस। जैसे पहला एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो हमारे पास एक वायर है, ओके, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है और उसकी रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस आर है, ओके। नाउ इफ यू आर हैविंग अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर whose length is L and cross sectional area is A and the specific resistance is rho, okay। now if it is cut to make it half, अगर इसको हमने आधा कर दिया यहां से, ठीक है, आधा कर दिया, ऐसा बीच से काट कर दिया, तो अब इसका लेंथ हो जाएगा आधा। क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं, इसके काटने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों चीज अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो लेंथ अगर आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो आर डैश हो जाएगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। यहां ध्यान से देखो, हमने इस वायर को काटा है, तो लेंथ को अगर आधा करोगे काट के तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, इसको 1/3 करोगे तो 1/3 हो जाएगा। और इस वायर को बिना खींचे एक लंबा तार उसी मटेरियल का उसी क्रॉस सेक्शन का अगर आप लेंथ डबल कर देते हो, मतलब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन लेंथ को डबल कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। मींस कीपिंग दीज टू थिंग्स कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हाटएवर चेंज यू विल डू इन एल इट विल डायरेक्टली अफेक्ट रेजिस्टेंस। चेंज का मतलब प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब डबल करोगे तो डबल, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल, आधा करोगे तो आधा, 1/3 करोगे तो 1/3, इस तरीके से, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ आ गया।
ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो इस वायर को, ये वायर था, इसको आपने ऐसा फोल्ड करके इसका लेंथ आधा किया, ठीक है, इसका फोल्ड करके, तो अभी इसको आपने ऐसा फोल्ड कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। सो मोटा मोटी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ए डैश कितना हो जाएगा 2a, ए डैश कितना हो जाएगा 2a, लेंथ कितना हो जाएगा l/2, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अब नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, r डैश कितना आएगा, r डैश नया कितना हो जाएगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हुआ नहीं, नया लेंथ अपॉन नया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको आप लिख सकते हो रो एल डैश की जगह लिख दो आप l/2 और a डैश की जगह लिख दो आप 2a, तो ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, रो l अपॉन 4a। ये देखो ये वाली चीज क्या है, रो l/a क्या है, रो l/a, रो l/a तो इसका रेजिस्टेंस है, तो ये जाएगा r/4, इसके जगह हमने लिख दिया r, तो r डैश कितना हो जाएगा r/4, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा अलग, ठीक है। इस वाले में हमने ना खींचा नहीं है वायर को, इसमें डबल किया है और इसमें काट के आधा किया है, तो अब अगर मान लो कि मैं अगर वायर को स्ट्रेच करता हूं तो क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ इट इज स्ट्रेच्ड। सो एक क्वेश्चन है, फाइंड the resistance of a 2 ohm wire if it is stretched to make, पहला stretched so that थोड़ा सा और एडिट कर देते हैं इसमें, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 ohm वायर इफ इट इज स्ट्रेच्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 4 times its ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर रेडियस बिकम्स हाफ टाइम्स करते हैं इसको, हाफ टाइम्स इट्स ओरिजिनल रेडियस, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से खींचो, या तो लेंथ के बारे में देखा है कि लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ के 4 गुना हो जाए, या फिर जो रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस के कितने गुना हो जाए, हाँ मतलब आधा हो जाए, राइट। सो इस तरह के सवाल को हम कर लेते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड। तो जब भी किसी तार को आप स्ट्रेच करते हो तो होता क्या है, किसी भी मटेरियल को अगर आप उसका शेप चेंज कर रहे हो तो मास कांस्टेंट रहेगा, एंड अज्यूमिंग कि हमने डेंसिटी नहीं बदला है, वो मटेरियल का डेंसिटी चेंज नहीं है, तो उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, जो कि हम लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे हम किसी बड़े स्फेयर को मेल्ट करके उसके छोटे छोटे कोन्स बना देते हैं, तो क्या सेम रहता है, जो टोटल बड़े स्फेयर का वॉल्यूम है वो सारे छोटे कोन्स का मिला के टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा। सो विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो मान लेते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, ठीक है, सिंपल समझ आ रहा है यहां तक। सो विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो उसको हम समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो पाई आर स्क्वायर है। Assuming it to be cylindrical wire, we can have this cross sectional area to be pi r square, circular, okay, and the radius is r. And so the resistance R is given as rho L upon pi r square. कोई दिक्कत यहाँ तक? So this is the
original resistance. So let we have a wire whose length is L, cross sectional area is pi r square, and specific resistance is rho. So its resistance R will be equal to rho times L over pi r square. Done. Now if it is stretched to increase its length, obviously if it is stretched, length will be increased and the area will be decreased, right? If it is stretched to increase its length, then its radius decreases. भैया काटोगे अगर तो उसमें ये चीज नहीं होता है, लेकिन अगर आप खींच रहे हो तो ये फर्क पड़ता है कि उसका लेंथ बढ़ जाएगा और एरिया रेडियस जो है वो घट जाएगा. सो लेट्स से कि जो नया वायर है वो ऐसा है कुछ, उसको पतला हो जाएगा, पतला कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं थोड़ा. तो उसका नया जो लेंथ है वो L डैश हो गया, जो एरिया हो गया I R डैश. मतलब इसको एक काम करते हैं 1 2 कर लेते हैं, L1 R1 स्क्वायर, इधर L1 R1 R1, तो ये L2 R2 का स्क्वायर. और भाई खींचा तानी करने से मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, सो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम. माइंड इट, अगर हम किसी वायर को खींच रहे हैं, चाहे काट रहे हैं, चाहे डबल कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. वापस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तापमान और मटेरियल कौन सी प्रकृति का है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, इस पे डिपेंड करेगा. और तापमान 20 डिग्री पे है, 50 डिग्री पे है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो मटेरियल का के नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट. तो अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने तापमान में कोई छेड़खानी नहीं करी है. जब तक नहीं कहा जा रहा तब तक हम ये मान के चलेंगे. तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, जो यहाँ पर था वो यही था. खींचा तो लेंथ बढ़ गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया, ठीक है. सो द नया रेजिस्टेंस होगा R2, दैट विल बी रो L2 ओवर पाई R2 स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं जी. ये दूसरा हो गया. अब एक नया आइडिया जो 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ के पास हो चुके हैं. ऑल्सो वॉल्यूम 1 विल रिमेन वॉल्यूम 2. भाई इसका टोटल वॉल्यूम और इसका टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम क्या भाई, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है? ना मास चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी चेंज हो रहा है. तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मास भी चेंज नहीं हो रहा है, डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम विल आल्सो रिमेन सेम. सो वॉल्यूम 1 मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम 2, ठीक है. अब कोई भी सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है उसके लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इसका लेंथ कितना है भैया? L1. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भैया? पाई R1 स्क्वायर. इसका लेंथ कितना सर? L2. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? पाई R2 स्क्वायर. ठीक, तो यहां से पाई कैंसिल, L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर कर देते हैं. कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको अपन थर्ड नाम दे देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो इसके बाद हम सीधे एक आइडिया पे लैंड करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे, ठीक है. नाउ लेट्स गेट द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. पहला रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं. सो नाउ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं. सो विल हैव R1 ओवर R2 एज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर होल अपॉन रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर. ये रो से रो कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया. इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहां से आ जाएगा R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 टाइम्स ये R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा
सो R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका फोर्थ एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 and it depends combined on length and the radius. So if in any question we are talking about length only, let's convert the this formula into length only, okay, and if we are talking about radius only, let's convert the formula into radius only dependency by using this relationship. So using third, you can replace L1 upon L2 by radius R2 upon R1 का whole square, or you can replace R2 upon R1 का whole square by L1 upon L2, okay. So by using third and fourth, I can have two relationships. One, R1 over R2 is equals to, से अगर मैं L1 upon L2 की जगह ये रख देता हूं तो इसका भी होल स्क्वायर और वहां भी होल स्क्वायर है, सो विल गेट R2 over R1 की पावर 4. Is it okay now? And similarly, if this R1 upon R2 will be equal to, if I replace this R2 upon R1 का होल स्क्वायर, मतलब इसको रिप्लेस करते L1 upon L2 रख देते, तो एक L1 upon L2 पहले से और इस पूरे की जगह एक L1 upon L2, so we'll get L1 upon L2 का होल स्क्वायर, ओके, राइट। सो एक एक्सप्रेशन और हम आगे डिराइव कर लेते हैं जनरल। या तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल जनरलाइज वन मोर स्टेटमेंट। सो दिस इज द टू रिलेशनशिप वी शुड गेट इनटू दैट। सो पहला क्वेश्चन इसका, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 ohm वायर if it is stretched so that its length becomes 4 times its original length. So original length को हम मान लेते हैं L1 और जो नया वाला लेंथ है that is 4 times L1, okay. So क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, so L1 is L and L2 is 4L, it is given, and R1 is 2 ohm, right. So now by definition I can have, by this definition, R1 over R2 is equals to L1 over L2 का whole square. So this will be equal to L1 upon L2. So what is L1? L1 is L. L2 is 4L का whole square. So this get cancelled out. So 1 upon 4 का square is 1 upon 16. And R1 is 2 ohm. So 2 over R2 is equals to 1 over 16. This implies this R2 will be equals to 32 ohms. So R2 will be equals to 32 ohms. I think you got this, how to solve it. And similarly, if I can if we solve this, so the radius becomes half times its original radius. So let's say R1 is R and R2 is R by 2, half times original radius, right? So इतना समझ आ रहा है? सो R1 हमें R दे रखा, हमने मान लिया, और जो नया रेजिस्टेंस रेडियस है वो ओरिजिनल का आधा है, इस तरीके से हमने खींचा, और जो रेजिस्टेंस R1 है वो 2 ohm दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में ध्यान रखो R1 अपन R2, यहाँ पर R2 अपन R1, रेडियस उल्टा चल रहा है, लेंथ सीधा था, 1 का 1, 2 का 2, ऐसे यहाँ पर 1 2 और फोर्थ पावर भी है। सो R1 ओवर R2 is equals to R2, that is R by 2 upon R की पावर 4। ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 1 by 2 की पावर 4, ठीक, 1 by 2 की पावर 4। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, अगेन 16। सो this R1 will be equals to 2, this R2 I don't know, this is 1 by 16, so this implies I'll get, यहाँ लिख देते हैं R2 to be equal to 32 ohms, right. Now let's take out a general idea, थोड़ा क्विक टाइप से हो जाए, कि अगर मान लो एक ऐसे एक्स्ट्रा कंसेप्ट कि अगर हमने किसी वायर को खींच के n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ कर दिया, n गुना कर दिया, सो एक थर्ड में अपनी तरफ से मान लेता हूं, इफ
L1 is L, L2 is say n times L, R1 is R, R2 is asked, पूछा गया है। सो इसमें पुट करने का अपने को, सो R1 over R2, so this R over R2 equals L1 upon L2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज L1? दैट इज L, L2 is n times L का होल स्क्वायर। सो दिस गेट कैंसल्ड आउट, सो आई हैव n का स्क्वायर ना, तो 1 over n का स्क्वायर इनटू दिस और R2, तो ऐसे R2 विल बी इक्वल टू n का स्क्वायर टाइम्स R। ये एक क्विक रिलेशनशिप है जो आप याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम है, उसको हमने खींच करके ओरिजिनल लेंथ के ट्रिपल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ट्रिपल किया है n गुना, तो n का स्क्वायर कितना? 9 टाइम्स ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना था? 5, तो 9 बचे 45 ओम। जितना टाइम्स लेंथ को स्ट्रेच करोगे उसके स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक पिक्चर एकदम क्लियर हो गया। सो यहां तक का हम देखते हैं। अभी इस वाले लेक्चर के इतना ही छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सबका भला करे।